में कहते कि जावेद ने उनकी पीठ में जिस तरह छुरा घोंपा है, जिस तरह धोखा दिया है, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे उनको। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक की एक शाम में। मैं तब 10 साल का था और मेरी सिनेमा की समझ दूरदर्शन पर हर संडे को आने वाली फिल्मों तक सीमित थी। उस शाम भी मैं और मेरी मॉम, जो पूरी फैमिली में सर्टिफाइड मूवी बफ थी, ने टीवी के सामने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। मेरे पापा संडे मैटिनी बहुत कभी कभार ही देखते थे, अक्सर वॉक पर निकल जाया करते थे, लेकिन उस वक्त वो भी कमरे में मौजूद थे। फिल्म शुरू हुई। फिल्म का नाम था मजबूर, अमिताभ बच्चन की थी। मैं तो खुशी के मारे झूम उठा, मेरे हीरो की थी, लेकिन पापा को कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। मूवी क्रेडिट्स चलने लगी। अचानक 2 मिनट बाद पापा चौंक कर बोले, अरे सलीम जावेद की फिल्म काहोली तो देखती हो बे, यानी तब तो देखना ही पड़ेगा। मैं इस नाम से पहली बार वाबस्ता हुआ। मुझे पता लगा कि ये एक इंसान नहीं, 2 लोगों की जोड़ी है जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखी है, साथ ही डायलॉग्स भी जिन्हें मेरा हीरो बोलेगा। मैं हैरत में पड़ गया कि मेरे जिन बोरिंग पापा को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी फिल्म देखने के लिए मना नहीं सके, इन 2 राइटर्स ने कैसे उन्हें मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या खास है इन दोनों में? ये वाकया लिखा है मशहूर फिल्म पत्रकार दीप्ता कीर्ति चौधरी ने इस घटना के सालों बाद लिखी अपनी किताब रिटन बाय सलीम जावेद, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर्स में। तो आज मैं आपके लिए इन्हीं सलीम जावेद की जोड़ी में से सलीम यानी सलीम खान की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर सन 1935 को आज के मध्य प्रदेश यानी तब के सेंट्रल प्रोविंस के इंदौर शहर में हुआ था। उनके परिवार के बहुत सारे लोग सरकारी अफसर थे। खुद उनके अब्बा जान अब्दुल राशिद खान DIG थे, जो ब्रिटिश पुलिस में किसी भारतीय का सबसे उच्च पद होता था। सलीम का बचपन सपनों सरीखा बहुत शानदार था। खेलने कूदने के लिए खिलौनों की कमी नहीं, घूमने फिरने के लिए गाड़ियों की कमी नहीं, पैसे भी मिलते थे। नहीं मिल पाया तो अम्मी अब्बा का प्यार। सलीम बहुत छोटे थे जब उनकी अम्मी को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया। दिनों दिन के लिए वो घर से दूर भोवाली के सेनेटोरियम में रहा करती थी। तभी तो सलीम एक बेहद मार्मिक किस्सा सुनाते हैं। एक बार बाहर सलीम को खेलता देख उनकी अम्मी ने घर की नौकरानी से पूछा, ये बच्चा कौन है? इतना ज़्यादा घर परिवार से वो दूर रहती थी कि भूल ही बैठी थी कि ये उनका 5वां सबसे छोटा बच्चा गुल्लू है। जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने नौकरानी से सलीम को अपने पास बुलाया, दूर से ही खड़े रखा, ना उनको छुआ ना खुद को उन्हें छूने दिया, बस थोड़ी देर तक निहारती रहीं। सलीम अपनी और अपनी अम्मी की उस मजबूरी को याद कर रो पड़ते हैं। 8 साल के थे जब उनकी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपनी अम्मी के चले जाने से सलीम का दिल टूट गया। वो बहुत अकेले पड़ गए। ऐसे में उनके अब्बू उनका सहारा बने। सलीम अपने अब्बू के बहुत करीब हो गए, लेकिन उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। 14 साल के थे तब उनके अब्बा भी चल बसे। शुक्र था कि बड़े भाइयों का सलीम को पूरा साथ था। सेंट राफेल्स स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो होलकर कॉलेज से BA करने लगे। सलीम को फिल्में देखने का बहुत शौक था। खूब फिल्में देखा करते थे, ख़ास तौर से हॉलीवुड वाली, इसीलिए पूरे फिल्मी आदमी थे। कॉलेज में वो 2 बातों के लिए मशहूर थे, एक अपने गुड लुक्स के लिए और दूसरा अपनी 1928 मॉडल जगुआर बाइक के लिए। वैसे वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे, इतना बढ़िया
कि होलकर कॉलेज ने उनका बीए पूरा होने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ वो एमए भी होलकर कॉलेज से ही कर ले, ताकि इसी बहाने वो कॉलेज क्रिकेट टीम में बने रहेंगे। सलीम क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, लेकिन एक मौके पर आने के बाद उनको लगा कि इसके आगे क्रिकेट में वो नहीं जा सकते, तो वो क्रिकेट से बोर हो गए और उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया। वॉरफेयर फिल्म्स को लेकर उनकी पसंदगी ने उनके मन में प्लेन उड़ाने की ख्वाहिश पैदा कर दी और उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। लेकिन जब उनको पता लगा कि कमर्शियल फ्लाइंग में बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इससे भी उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि किसी लड़की के घर की छत के ऊपर से कलाबाजियाँ करते हुए प्लेन को उड़ाने का उनका सपना तो पूरा ही नहीं हो सकता, तो पायलट क्यों बनना। सलीम बताते हैं कि अपने कॉलेज में प्रेमियों के लिए वो ऑफिशियल लव लेटर राइटर थे, सबके प्रेम पत्र वही लिखा करते थे और फिर कॉलेज जाने के रास्ते में या सिनेमा घर की लाइन में प्रेमी को पकड़ा दिया करते थे। सलीम हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज छोड़ने के बाद लड़कों के लव लेटर्स की क्वालिटी इतना गिर गई कि सबकी गर्लफ्रेंड्स ने उन्हें छोड़ छोड़ दूसरों से शादियां कर ली। वैसे गर्लफ्रेंड तो सलीम की भी थी, जिससे वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी और सलीम का दिल टूट गया। वैसे सलीम के गुड लुक्स को देखकर, उनकी तेज तर्रार पर्सनैलिटी को देखकर उनके बहुत सारे दोस्त और ख़ास तौर से दो, जय नारायण व्यास और वीरेंद्र सिंह, जिन्हें वो प्यार से जय और वीरू कहते थे, उनसे अक्सर कहा करते थे कि वो फिल्मों में ट्राई करें, ज़रूर कमाल के हीरो बन सकते हैं। लेकिन सलीम उनकी इन बातों को मजाक में टाल दिया करते थे। लेकिन ये मजाक सच बन गया जब एक शादी समारोह में फिल्म डायरेक्टर के अमरनाथ ने सलीम को देखा और उन्हें बॉम्बे में एक्टिंग जॉब ऑफर की। उन्होंने तो सलीम को 1000 रुपये भी दे दिए बम्बई आकर वहाँ बसने के लिए। सलीम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने पूरे इंदौर में डंके पीटना शुरू कर दिया कि अब वो बम्बई जा रहे हैं तो देवानंद से लेकर दिलीप कुमार तक की दुकानें बंद करवा देंगे। जिस दिन सलीम घर छोड़ रहे थे, उनके बड़े भाइयों ने भविष्यवाणी की कि या तो 1 साल के अंदर अंदर सलीम वापस घर लौट आएंगे या फिर सालों साल लिख लिख कर उनसे पैसे की मांग करते रहेंगे। सलीम ने अपने आप से वादा किया कि वो ये दोनों ही नहीं करेंगे। साल 1960 में सलीम की पहली फिल्म रिलीज़ हुई बरसात, जिसमें उनका एक बहुत ही छोटा रोल था, जो सलीम के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें लगा था कि के अमरनाथ उन्हें हीरो बनाने वाले हैं। इसके बाद सलीम ने छैला बाबू, राका, दारा सिंह, कबली खान जैसी तकरीबन 25 फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर में इतने छोटे रोल कि नोटिस किया ही नहीं जा सकता, और कुछ तो रिलीज़ भी नहीं हुई। 8 साल गुजर गए और सलीम अब भी बम्बई की सड़कों पर धक्के ही खा रहे थे। बतौर एक्टर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। वैसे इन 8 सालों में सलीम की ज़िंदगी में एक बड़ी घटना घटी। वो माहिम में रहा करते थे। उनके सामने वाले अपार्टमेंट में एक कश्मीरी डोगरा परिवार रहता था। उनकी बेटी सुशीला चरक बहुत खूबसूरत थी। वैसे इलाके में चर्चे तो सलीम के भी होते थे, उनके गुड लुक्स के कारण, उनकी तेज तर्रार पर्सनैलिटी, उनके बातूनीपन के कारण। सुशीला और सलीम अक्सर एक दूसरे को देखते पर कभी कुछ न कहते। दोनों के बीच पहली बार बात हुई जब सलीम ने सुशीला से एक एड्रेस पूछा और सुशीला ने उनको वहाँ तक गाइड किया। इसी दिन से इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो गई। अगले 5 सालों तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहे और इस दौरान सुशीला ने अपने लिए आने वाले हर शादी के प्रस्ताव को ठुकराया। आखिरकार दिसंबर 1965 में सलीम और सुशीला
ने शादी कर ली। शादी के बाद सुशीला बन गई सलमा। 1968 में सलीम और सुशीला के पहले बेटे अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान उर्फ सलमान खान का जन्म हुआ। अब तक सलीम ये भली भांति समझ चुके थे कि बतौर एक्टर वो फिल्मों में कभी कामयाब नहीं हो सकते और बाकी जो दूसरी कन्वेंशनल जॉब्स थी जैसे सरकारी नौकरी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, इनमें सेलेक्ट होने के लिए, एग्ज़ाम तक देने के लिए उनकी उम्र बहुत बढ़ गई थी, बहुत एज्ड हो गए थे। इसलिए वो फिल्म मेकिंग के ही दूसरे डिपार्टमेंट्स में हाथ पांव मारने लगे और उन्हें सबसे अधिक भाया राइटिंग। कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट पर वक्त बिताते बिताते स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, उन्होंने जाना कि स्क्रीन प्ले फिल्म की असली रीढ़ होती है। हीरो, हीरोइन, विलेन, गाने, ये सब नहीं, कहानी असली चीज़ होती है। सलीम ने भी कुछ आउटलाइंस लिखने शुरू किए, हल्के फुल्के। फिर वो मशहूर स्क्रीन राइटर अबरार अलवी, गुरुदत्त के दाएं हाथ के असिस्टेंट बन गए। उनका काम होता था प्लॉट के आइडियाज़ सजेस्ट करना, सीन्स के आइडियाज़ सजेस्ट करना। जो हॉलीवुड फिल्में वो देखते थे, जो इंग्लिश नॉवेल वो पढ़ते थे, उससे इंस्पायर होकर वो अपने आइडियाज़ देते थे। ये सलीम के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सीखने के लिए, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। बहुत कुछ सीखा उन्होंने अबरार अलवी से। वैसे अबरार अलवी के साथ ही घटी एक घटना सलीम को ताउम्र याद रही। एक बार दोनों दोपहर में साथ आइडियाज़ पे चर्चा कर रहे थे तो सलीम ने अबरार से कहा कि अबरार साहब, देखिएगा एक वो दिन आएगा जब राइटर्स को स्टार्स के बराबर पैसा मिलेगा। अबरार को ज़रा 2 मिनट लगा उनकी इस बात को पचाने में और फिर उन्होंने अविश्वास के साथ कहा, अगर दिलीप कुमार एक फिल्म का 12 लाख लेते हैं तो तुमको लगता है कि राइटर भी उतने ही रुपए की मांग कर सकता है? सलीम ने कहा, अगर राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये विश्वास दिला दे कि फिल्म उसकी कहानी के दम पर चली है, उसकी स्क्रिप्ट की वजह से चली है, तब क्यों नहीं? अबरार साहब ने इसे पागलपन करार देते हुए कहा, मियाँ, किसी और के सामने ये बात दोहराना मत, वरना लोग सोचेंगे पगला गए हो। अबरार अलवी के साथ काम करते करते सलीम बहुत कुछ सीखते रहे और इतना सीख गए कि उन्होंने एक दिन अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख ली और उस स्क्रिप्ट को उन्होंने दादा मुनि अशोक कुमार को ऑफर कर दी। गजब ये कि दादा मुनि को पसंद भी आ गई और दादा मुनि ने उस स्क्रिप्ट को खरीद लिया और उस पर फिल्म बनी 2 भाई। फिल्म भलभी से नहीं चली, लेकिन इससे सलीम का हौसला बढ़ा। अब वो और विश्वास, लगन और जोश के साथ स्क्रीन राइटिंग पर ध्यान देने लगे। जिस दौर में सलीम स्क्रीन राइटिंग पर ज़्यादा और ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसी वक्त वो डायरेक्टर SM सागर की फिल्म सरहदी लुटेरा में बतौर एक्टर काम कर रहे थे। बल्कि से वो लीड में नहीं थे, लेकिन उनका एक रोमांटिक किरदार था। उन दिनों आमतौर से पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले पर फिल्में शूट नहीं होती थी। अधिकांश फिल्मों में इन अनाम दिहाड़ी लेखकों से रोज़ की रोज़ स्क्रिप्ट लिखवाई जाती थी, डेली की डेली, और सलीम को ये बहुत बुरा लगता था। वो अक्सर डायरेक्टर साहब से स्क्रिप्ट की घटिया क्वालिटी की शिकायत करते थे। अच्छा, डायरेक्टर साहब वैसे ही बहुत परेशान रहते थे और एक दिन तो हद हो गई जब जिस राइटर को बुलाए थे वो आया ही नहीं। तो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपने बगल खड़े क्लैपर बॉय को ही स्क्रिप्ट लिखने को कह दिया। थोड़ी देर बाद उसने स्क्रिप्ट लिख कर दे दी। स्क्रिप्ट इतनी गजब, इतनी शानदार थी कि उसे पढ़कर डायरेक्टर साहब और सलीम दोनों बेहोश होते होते बचे। उस 21 साल के जादुई लड़के का नाम था जादू, उर्फ जावेद अख्तर, जो बम्बई में वैसे तो फिल्म डायरेक्टर बनने के सपने लेकर आया था,
लेकिन बिल्कुल सलीम ही की तरह सालों तक भटकने के बाद अब वो ये मान चुका था कि वो कुछ भी बन सकता है, डायरेक्टर नहीं। तो वो भी बिल्कुल सलीम ही की तरह फिल्म मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हाथ पांव मार रहे थे। सलीम जावेद की लेखन क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। जावेद बताते हैं कि पूरी फिल्म शूटिंग के दौरान सलीम उनसे बहुत बातें किया करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि तुम अगर इतनी सड़ी हुई फिल्म के लिए इतना अच्छा लिख सकते हो तो सोचो किसी अच्छी फिल्म के लिए कितना अच्छा लिख सकते हो। जावेद के मुताबिक सलीम ने उन्हें आइडिया दिया स्क्रिप्ट राइटिंग करने का। इस तरह सलीम और जावेद की दोस्ती हो गई। शूटिंग खत्म होने के बाद जावेद ने सलीम के घर के बगल ही एक कमरा ले लिया। अब दिन दिन भर सलीम जावेद साथ साथ रहते, साथ साथ घूमते फिरते, साथ साथ फिल्में देखते, साथ ही स्टोरी आइडियाज़ पे, अलग अलग कहानियों पे चर्चा करते। एक दिन दोनों के पास यही डायरेक्टर SM सागर साहब मुंह लटकाए हुए से आए। दरअसल वो एक शॉर्ट स्टोरी को स्क्रीन प्ले में डेवलप कराना चाहते थे और चाहते थे कि वो काम ये दोनों मिलकर करें। दोनों मिलकर टीम की तरह काम करने का तो ख्याल ही सलीम और जावेद दोनों के गुमान में नहीं था, लेकिन पैसों के लिए दोनों राज़ी हो गए। पहली बार सलीम खान और जावेद अख्तर ने सलीम जावेद बनकर एक स्क्रिप्ट लिखी जिस पर एक फिल्म बनी, नाम था अधिकार। अशोक कुमार, देव मुखर्जी और नंदा स्टारिंग। यहाँ से दोनों शेरों को खून चक गया। दोनों को लग गया साथ में शिकार करेंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह बनी सलीम जावेद की जोड़ी और इस दमदार जोड़ी ने इसके बाद 70 के दशक में इतिहास रच दिया। ऐसी ऐसी अभूतपूर्व अद्भुत फिल्में लिखी जिनसे ही हिंदी सिनेमा बना है, जिनसे ही हिंदी सिनेमा को लोग जानते हैं, जिनके बगैर हिंदी सिनेमा नहीं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अंदाज, जंजीर, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, शोले, डॉन, त्रिशूल, यादों की बारात, मजबूर, दीवार, चाचा भतीजा, काला पत्थर, दोस्ताना, शान, क्रांति, शक्ति, मिस्टर इंडिया जैसी ऑल टाइम क्लासिक्स फिल्में लिखी सलीम जावेद की इस दमदार जोड़ी ने। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट की सबसे खास बात होती थी उसकी डिटेलिंग। इतनी ज़्यादा डिटेल होती थी कि कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। महान डायरेक्टर यश चोपड़ा बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी की सबसे सफल लेकिन सबसे आसान फिल्म थी दीवार, क्योंकि इसमें उन्हें स्क्रीन प्ले के बाद कुछ करना ही नहीं पड़ा था। जैसा स्क्रीन प्ले सलीम जावेद ने उनको थमाया था, बिल्कुल वैसे का वैसा हूबहू उन्होंने कैमरे पे उतार दिया। और यही वजह थी कि सलीम जावेद कभी भी अपनी फिल्मों के ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं होते थे, लेकिन फिल्म की डायरेक्शन में उनका बड़ा हाथ होता था। कौन सा एक्टर हीरो बनेगा, कौन सी एक्ट्रेस हीरोइन के तौर पर चुनी जाएगी, विलन कौन होगा, गाने कितने होंगे, शूटिंग लोकेशन क्या होगी, वगैरह वगैरह तमाम बातों में जब तक सलीम जावेद की हाँ नहीं होती थी, फाइनल रिपोर्ट नहीं लगती थी। हिंदी सिनेमा में अगर सलीम जावेद का कद, वकार, असर देखना हो तो आपको एक मुजस्मा दिए देता हूँ। हाथी मेरे साथी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने सलीम जावेद की पीठ में छुरा घोंपा, दगा किया, वादा किया था, तोड़ दिया, निभाया नहीं। सलीम जावेद राजेश खन्ना से खफा हो गए। कहते हैं कि इसीलिए इसके बाद सलीम जावेद ने जंजीर से अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया, बिग बी बना दिया, सदी का महानायक बना दिया और राजेश खन्ना का सूरज डुबो दिया। वो सलीम जावेद ही थे जिन्होंने स्क्रीन राइटिंग जैसी बैक रूम जॉब को स्टारडम में कन्वर्ट कर दिया। उनके पहले राइटरों के नाम फिल्म के पोस्टरों पर लिखे तक नहीं जाते थे, लेकिन सलीम जावेद की फिल्मों में
एक्टर, डायरेक्टर, हीरो, स्टार से भी बड़े मोटे मोटे अक्षरों में सलीम जावेद का नाम लिखा जाता था। यहाँ तक कि कई बार एडवर्टाइजमेंट भी सलीम जावेद के नाम पे किया जाता था कि सलीम जावेद लेकर आ रहे हैं एक नई इमोशनल मसाला फिल्म। बिल्कुल सही कहते हैं दीप्ता कीर्ति चौधरी, जिन्होंने ये किताब भी लिखी है रिटन बाय सलीम जावेद। इसमें वो लिखते हैं कि सलीम जावेद हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड के पहले और आखिरी सुपरस्टार स्क्रीन राइटर्स थे। दोस्ताना फिल्म सलीम जावेद के लिए बहुत खास है क्योंकि इस फिल्म के लिए फिल्म के हीरो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 12 लाख रुपए मिले और सलीम जावेद को 12.5 लाख, यानी हीरो से, स्टार से ज़्यादा पैसे मिले राइटर्स को, सलीम जावेद को। सलीम ने फ़ोन लगाया अबरार अलवी को और अबरार अलवी से बोले, अबरार साहब देख लीजिए, मैंने कहा था ना, जिस दिन स्क्रीन राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को ये यकीन दिला देंगे कि फिल्म उनकी स्क्रिप्ट के दम पर चली है, कि फिल्म उनकी स्क्रिप्ट के दम पर चलेगी, तब राइटर को स्टार के बराबर पैसे मिलेंगे। जानते हैं अबरार साहब ने क्या कहा? अबरार साहब बोले, लेकिन आज तो राइटर को स्टार से ज़्यादा पैसे मिले हैं। जुग जुग जियो बेटा, माथा ऊंचा कर दिया हमारा। लेकिन दौर कितना भी अच्छा हो, बदलता ज़रूर है। सूरज कितना भी चमकता हो, आखिर ढलता ज़रूर है। सलीम जावेद के साथ भी यही हुआ। लेट 70s आते आते इन दोनों की लिखी फिल्में फ्लॉप होने लगी। जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इंडस्ट्री में दोनों के वकार घटने लगे। दुश्मन जो दबे कुचले थे, दोनों पे चढ़ने लगे। हिट होने का प्रेशर, फ्लॉप होने की डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन का असर सलीम और जावेद के आपसी प्रोफेशनल रिश्तों पे पड़ने लगा और यहीं से शुरू हुई सलीम जावेद की इस दमदार जोड़ी के टूटने की कहानी। वैसे इसका एक बड़ा कारण सलीम की दोनों बीवियों सलमा और हेलेन को भी कहा जाता है, जिन्होंने साजिशन जानबूझकर सलीम को जावेद के खिलाफ भड़काया, उनको ये यकीन दिलाया कि इस जोड़ी में ड्राइविंग फोर्स वो हैं, जावेद तो बस नाम की खा रहे हैं। कुछ ऐसा ही दोष जावेद अख्तर की बीवी शबाना आज़मी पर भी पढ़ा जाता है, जिन्होंने जावेद को भड़काया। वैसे कोई बड़ी घटना जब घटती है तो सिर्फ उसका एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। सलीम जावेद जैसी अभूतपूर्व जोड़ी के टूटने का भी यही हाल है। केवल एक वजह नहीं, कई वजहें हैं और अगर उन वजहों पर आज विस्तार से बात होने लगेगी तो आज की इस समय सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने की कहानी पर, सिर्फ इन दोनों की स्प्लिटिंग पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बारीक से बारीक बातें बताऊंगा, क्रमवार घटनाएं समझाऊंगा और आपको ये भी पता लगेगा कि सलीम जावेद की इस कमाल की जोड़ी को तोड़ने में अमिताभ बच्चन ने कैसे निभाई थी एक महनीय भूमिका। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। खैर, पत्रकार अनीता पढ़िए को दिए अपने एक बेहद लंबे इंटरव्यू में और इसके बाद कई बार ओपनली सलीम कहते हैं कि टूटन की पहल जावेद ने की, उन्होंने नहीं, जावेद थे जिन्होंने जोड़ी को तोड़ा। उन्हें तो एग्जैक्टली डेट याद है, 21 जून सन 1981। उस दिन हमेशा की तरह सलीम जावेद के घर पहुंचे। दिन भर दोनों ने साथ काम किया, आइडियाज़ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए। शाम को जब हमेशा की तरह सलीम रुखसत लेने लगे तब जावेद बोले, मुझे लगता है हमें अलग अलग हो जाना चाहिए और अलग अलग होकर काम करना चाहिए, क्या ख्याल है? सलीम धक हो गए। 3 मिनट तो लगे उनको ये बात पचाने में। फिर एक फीकी हंसी हंसते हुए बोले, अब
मुझे यकीन है कि तुमने ये फैसला लिया है तो तुमने बहुत सोच विचार कर लिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ भी कहने से तुम्हारा तय किया हुआ फैसला पलटेगा। तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और इसके बाद सलीम चलने लगे। तो जावेद हमेशा की तरह जैसे उन्हें सी ऑफ करने जाते थे वैसे सी ऑफ करने के लिए बढ़े, तो सलीम ने रोक दिया और बोले, कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ। उस वक्त, उस पल, उस गज़र, उस मिनट सलीम जावेद ने जो हाथ मिलाया, तो सालों पहले दो दोस्त जो सलीम जावेद बन गए थे वो फिर सलीम खान और जावेद अख्तर बन गए। फिल्मी पत्रकार मानते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसा दावा करती हैं कि जोड़ी के टूटने का जावेद पर कोई असर नहीं हुआ, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिल्मों में लिरिक्स लिखना उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, उनके पास वैसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो वो तुरंत उनमें लग गए। जोड़ी के टूटने का असर, यूँ कहूँ कि बुरा असर, पड़ा सलीम पर। सलीम को बहुत नुकसान हुआ, बल्कि वो तो बर्बाद ही हो गए, और ये सलीम खुद बताते हैं। सबसे पहले तो इस घटना के बाद वो इतना आहत और विचलित हो गए थे कि बम्बई छोड़कर लंदन चली गए, वहीं रहने लगे। नई दुनिया, नया माहौल, नए लोग, उन्हें अच्छा लग रहा था। कई दिन बीतने के बाद भी लौटने का कोई इरादा न था, मगर एक दिन किसी ने उन्हें हेलन का पति कहकर संबोधित कर दिया। इससे उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची। वो फिर से बम्बई लौटे, अपनी कर्मभूमि में। जब वो वापस लौटे तब पूरी इंडस्ट्री में सलीम और जावेद के बीच जो कुछ भी हुआ था, इसको लेकर 10 तरह की बातें हो रही थीं, क्योंकि जावेद ने पूरी इंडस्ट्री में ये गा दिया था कि अब वो और सलीम एक साथ नहीं हैं। मगर फिर भी सलीम को लगा कि इतने सालों का उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो उन वजहों से जल्द ही उनके आगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री कितनी क्रूर और निर्मम होती है, ये सलीम को तब पता चलने लगा, जब दिनों दिन बीतने लगे और उनके पास करने को कोई काम नहीं था। मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, गुलजार, शेखर कपूर, नासिर हुसैन जैसे इंडस्ट्री में उनके जितने खास रिश्तेदार थे, वो भी उनकी सुध नहीं ले रही थे। वक्त का पहिया अच्छे अच्छों को रुला देता है। सलीम बताते हुए रोने लगते हैं कि एक वक्त था, एक दौर था, जब शराब पीने के बाद वो टेलीफोन की लाइन काट देते थे कि इतने फ़ोन आएंगे, बहुत डिस्टर्ब होगा। और अब ये एक वक्त था, ये एक दौर था, जब वो हर 10-10 मिनट पे टेलीफोन की लाइन चेक करते थे कि कहीं ख़राब तो नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 4 साल तक तड़पने के बाद सलीम को साल 1986 में उनकी पहली फिल्म मिली, नाम, जिसे इंडस्ट्री का कोई स्थापित नाम बना भी नहीं रहा था। नए नवेले डायरेक्टर महेश भट्ट बना रहे थे। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का पूरा क्रेडिट सिर्फ सलीम खान को मिला। नाम ज़बरदस्त हिट हुई, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट। इससे बॉलीवुड में सलीम के नाम का डंका बज गया। उनकी ऐसी दमदार वापसी पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। फिल्मी मैगजीन्स सलीम की इतनी दमदार वापसी, जावेद की पिछली 2-3 लगातार फ्लॉप हुई फिल्में, सलीम और जावेद के बीच की दुश्मनी, इन दोनों की राइवलरी को लेकर तरह तरह की कहानियाँ छापने लगी। नाम के बाद लेट 80s में सलीम ने कब्ज़ा, जुर्म, अकेला, तूफ़ान, पत्थर के फूल जैसी कुछ और फिल्में लिखीं। इनमें से कुछ हिट हुईं जैसे तूफ़ान, कुछ फ्लॉप हुईं जैसे अकेला। इस दौर में सलीम खान के बहुत से इंटरव्यूज़ लिए गए और हर इंटरव्यू में वो लोगों को पसोपेश में डाल देते थे, क्योंकि जावेद के साथ जब उनके रिश्तों पर बात की जाती तब जावेद को लेकर उनका नज़रिया साफ नहीं होता था। उनका रुख बहुत अस्थिर सा रहता था, अदलता बदलता रहता था।
किसी इंटरव्यू में वो कहते कि जावेद और उनकी स्प्लिटिंग बहुत म्यूचुअल थी, अंडरस्टैंडिंग से हुई थी और उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं। फिर किसी इंटरव्यू में कहते कि जावेद और उनकी स्प्लिटिंग म्यूचुअल बिल्कुल नहीं थी, जावेद का एक तरफा फैसला था और उन्हें बहुत सारे शिकवे और गिले हैं। एक इंटरव्यू में कहते कि जावेद से उनको कोई नाराज़गी नहीं, वो तो सोच सोच कर खुश होते हैं कि वो और जावेद अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर दूसरे इंटरव्यू में कहते कि जावेद ने उनकी पीठ में जिस तरह छुरा घोंपा है, जिस तरह धोखा दिया है, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे उनको। वो नफरत नहीं करते जावेद से, वो भी सिर्फ इसलिए कि नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन नापसंद करते हैं वो जावेद को। और सिर्फ जावेद को ही नहीं, जावेद से जुड़ी हर चीज़ को नापसंद करते हैं वो। 1990 के बाद मिड 90s तक सलीम ने आ गले लग जा, मस्त कलंदर, मझधार, दिल दीवाना था जैसी कुछ और फिल्में लिखी और ये सब की सब महाफ्लॉप साबित हुई, एक को नहीं चली। 1995 के बाद सलीम खान ने बॉलीवुड से ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन राइटिंग करना बंद कर दिया। कहते हैं कि सलीम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं और उन्हें लग रहा था कि नई जनरेशन के टेस्ट के मुताबिक वो उन्हें मुतासिर नहीं कर पाएंगे। हालांकि सलीम के मुताबिक उन्होंने रिटायरमेंट इसलिए लिया कि उन्हें लग गया कि अब बहुत काम कर चुके, अब थकान हो गई है, अब आराम करना चाहिए। तब से लेकर आज तक सलीम खान अपने बेटे सलमान खान के सुपर स्टारडम को एंजॉय कर रहे हैं और अपने तीनों बच्चों सलमान, अरबाज और सोहेल की उनके काम में, फिल्म मेकिंग में यदा कदा मदद करते रहते हैं। भले ही सलीम जावेद की ये दमदार जोड़ी टूट गई, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्म पत्रकार भी, जो ये मानते हैं कि अगर इन दोनों की जोड़ी बनी रहती, अगर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते, तब बॉलीवुड को जंजीर, शोले, डॉन, शक्ति जैसी और भी सौगातें मिलती। माने न माने मगर ये सच है कि जोड़ी के टूटने के बाद सलीम खान का करियर वैसा नहीं चल सका जैसा जावेद के साथ होते हुए चला था और जैसा जोड़ी के टूटने के बाद जावेद का चला।